ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास थोड़ा सा जल्दबाजी में हमें कंप्लीट करनी पड़ी थी। ठीक है, तो हम ये रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा था भाई रैंडम वेक्टर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हम नोट करेंगे। रैंडम वेक्टर एक्स फॉलोज पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा। डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑल्सो नोन एज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट हमने डेवलप किया था ये मैट्रिक्स पे बेस्ड था। इफ बी इज सम एम क्रॉस पी मैट्रिक्स एंड एक्स वेक्टर इज ए मल्टीवेरिएट नॉर्मल वेक्टर, then the distribution of b into x vector will be m variate normal with mean b mu vector and dispersion matrix b sigma b dash. Similarly, uh, the linear form in the components of random vector, that is the linear form of the type L dash vector into x vector, will follow univariate normal with mean L dash mu vector and dispersion matrix L dash sigma L vector. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल से भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी यहाँ पर क्या होगा एल डैश वेक्टर और बी एक्स वेक्टर किस तरह की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसी में फिर हमने एक स्पेशल केस कंसिडर किया था। Special case when number of components, we have number of components 2. In that case the distribution will be known as bivariate normal distribution. Okay, तो यहाँ पर ये डिस्पर्जन मैट्रिक्स इस तरह की फॉर्म में होगी सिग्मा एक्स स्क्वायर रो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, so this is the PDF of bivariate normal distribution. Okay, तो अभी थोड़ा और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे रैंडम वेक्टर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको नोन है। ठीक है, तो उस केस में बी एक्स वेक्टर की फॉर्म गिवन है, तो इस बी एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बी एक्स वेक्टर फॉलोज नॉर्मल विथ एम कंपोनेंट्स हैविंग मीन बी म्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स बी सिग्मा बी डैश। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई लीनियर फॉर्म हमें गिवन है, तो लीनियर फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछा है, तो ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ मीन एल डैश म्यू वेक्टर एंड वेरिएंस एल डैश सिग्मा एल वेक्टर। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होंगी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। क्लियर, तो इसी पे एक और रिजल्ट है आगे। किस तरह का रिजल्ट है देखिए, इसे हम कोरिलेशन एनालिसिस में भी यूज करेंगे और इंडिपेंडेंसी में भी यूज करेंगे, वेयर वी हैव टू चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ टू रैंडम वेक्टर्स। ओके, तो हमने क्या किया, जो एक्स वेक्टर है इस एक्स वेक्टर को सपोज ये हमारा एक्स वेक्टर है x1 x2 अप टू xp। ये p कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है। ओके, दिस इज आवर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p क्रॉस 1। ओके, तो अब हम क्या करते हैं भाई, इस रैंडम वेक्टर को पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन इन टू कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज x1 वेक्टर एंड सेकंड कंपोनेंट इज x2 वेक्टर। ओके, तो ये किस तरह से पार्टीशन किया भाई, x1 वेक्टर में सपोज k कंपोनेंट हैं और x2 वेक्टर में कितने कंपोनेंट होंगे, फिर p माइनस k कंपोनेंट्स होंगे। ओके, तो जो यहाँ पर x1 वेक्टर है, x1 वेक्टर जिसमें x1 x2 अप टू xk कंपोनेंट हैं। ठीक है, और x2 वेक्टर, ये नोटेशन है, ये नोटेशन मैं इस तरह से नोट कर रहा हूँ, आप देख लेना बाकी, अगर आप कोई बुक देखते हैं उसमें किस तरह का नोटेशन है। ठीक है, जनरली इसी तरह का नोटेशन दिया रहता है।
तो x2 वेक्टर में p माइनस k कंपोनेंट्स होंगे. सपोज दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट इज k प्लस 1, सेकेंड कंपोनेंट इज k प्लस 2 अप टू p माइनस k. ओके, टोटल p कंपोनेंट हैं x वेक्टर में, p क्रॉस k मैट्रिक्स है. ठीक है, टोटल p कंपोनेंट्स है. p कंपोनेंट में से आउट ऑफ p कंपोनेंट वी हैव k कंपोनेंट इन x1 वेक्टर, सो रिमेनिंग p माइनस k कंपोनेंट विल बी इन x2 वेक्टर. ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई, x1 वेक्टर और x2 वेक्टर के बीच में हमने देखना है इंडिपेंडेंस क्या होगा. ठीक है, इंडिपेंडेंस की क्या कंडीशन होगी. तो इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हम कोवेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, कोवेरिएंस बिटवीन x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर. अगर ये जीरो वेक्टर आता है, ठीक है, ये जीरो वेक्टर रहता है, तो हम कहेंगे भाई x1 वेक्टर और x2 वेक्टर क्या है इस केस में, इंडिपेंडेंट है. इफ covariance between x1 vector and x2 vector is equal to 0 vector, this implies that x1 vector and x2 vector are independent. Okay, तो अब जब हम x वेक्टर को पार्टीशन कर रहे हैं, तो x वेक्टर के अकॉर्डिंग म्यू वेक्टर भी हमारा पार्टीशन होगा. ठीक है, हमने जैसे x वेक्टर है, सपोज एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं. सपोज 4 कंपोनेंट वेक्टर है हमारे पास. ठीक है, x वेक्टर में 4 कंपोनेंट्स हैं. तो हमने क्या किया, x वेक्टर को पार्टीशन किया इन टू कंपोनेंट, टू पार्ट्स, x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर. ठीक है, तो जो x1 वेक्टर है, सपोज x1 वेक्टर में हमने टू कंपोनेंट लिए, x1 एंड x2. तो x2 वेक्टर में भी रिमेनिंग टू कंपोनेंट्स होंगे, रिमेनिंग कंपोनेंट आर x3 एंड x4. क्लियर. एक्स वेक्टर था, 4 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है, 4 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर को हमने पार्टीशन किया है. ठीक है, तो एक वेक्टर हमारा जिसमें दो कंपोनेंट हैं, दूसरा वेक्टर इसमें भी दो कंपोनेंट है. इसी तरह से आप बहुत सारे पार्टीशन यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं x1 x3 एक वेक्टर में ले लूँ और x2 x4 दूसरे वेक्टर में ले लूँ. इसी तरह से बहुत सारे केस हो सकते हैं. फर्स्ट वेक्टर में x1 ले लिया, सेकेंड वेक्टर में x1 x2 x4 ले लिया. ठीक है, x2 x3 x4 ले लिया. ठीक, तो एक पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो म्यू वेक्टर होगा और डिस्पर्जन मैट्रिक्स होगी. अब ये एक्स वेक्टर है और हम अज्यूम कर रहे हैं भाई एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है. ठीक है, एक्स वेक्टर फॉलोज नॉर्मल विथ p components having mean mu vector and dispersion matrix sigma. ठीक है, तो इस जो पार्टीशन हमने यहाँ पर किया है एक्स वेक्टर का, इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, म्यू वेक्टर भी पार्टीशन होगा. म्यू वेक्टर भी क्या होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, म्यू वन वेक्टर एंड म्यू टू वेक्टर. ठीक है, जहाँ पर म्यू वन वेक्टर इसी के करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे, तो ये x1 का मीन सपोज म्यू वन एंड x2 का मीन सपोज म्यू टू. सिमिलरली म्यू टू वेक्टर will be mu3 and mu4. ओके, इसी तरह से सिग्मा मैट्रिक्स है हमारे पास. ठीक, अब सिग्मा मैट्रिक्स को अगर यहाँ पर लिखें तो सिग्मा मैट्रिक्स क्या होगी, 4x4 की मैट्रिक्स होगी. वेरिएंस को वेरिएंस टर्म्स होंगे इसमें. तो वेरिएंस टर्म्स को हम इस तरह से लिख रहे थे, सिग्मा 1 1, को वेरिएंस टर्म सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3 एंड सिग्मा 1 4. ओके, कैसे पार्टीशन करते हैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि आगे हम इसे यूज़ करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तो ये पता होना चाहिए. तो ये कंपोनेंट हैं सिग्मा मैट्रिक्स के. ये सिग्मा मैट्रिक्स 4x4 की मैट्रिक्स है. ठीक है, तो इस सिग्मा मैट्रिक्स को भी हमें एक्स वेक्टर के अकॉर्डिंग
पार्टीशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, कल भी मैंने शायद आपको बताया होगा, सिग्मा मैट्रिक्स को हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं भाई, ये x1 x2 अप टू x3 x4 इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं रो वाइज, एंड कॉलम वाइज इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। ये टू वे क्लासिफाइड डेटा की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो एक्स वेक्टर आप देखिए, एक्स वेक्टर में x1 वेक्टर में x1 x2 कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, x1 x2 इसको आइसोलेट करेंगे। अब x1 x2 आइसोलेट कैसे होगा, देखिए कॉलम वाइज आइसोलेट करेंगे, तो x1 एंड x2 ये कॉलम वाइज इस कॉलम के अबाउट आइसोलेट होएगा। ठीक है, और रो वाइज इसे आइसोलेट करेंगे, तो रो वाइज इस रो के अकॉर्डिंग आइसोलेट होगा। तो हम देख रहे हैं भाई x1 x2 और x1 x2। ठीक है, ये एक कंपोनेंट हमारा बन गया। ठीक है, तो ये एक फर्दर एक मैट्रिक्स यहाँ पर हमें मिल रही है। ये मैट्रिक्स है सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 एंड सिग्मा 2 2। ठीक है, इसी तरह से जब हमने x1 x2 को पार्टीशन किया, तो ऑलरेडी हमें क्या मिल जाएगा, x3 x4 का पार्टीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे आइसोलेट हो गए x3 एंड x4। क्लियर, तो इस मैट्रिक्स को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये नोटेशन है। फर्स्ट कंपोनेंट विल बी सिग्मा 1 1, सेकेंड कंपोनेंट इज sigma 1 2, third component is sigma 2 1, this is transpose of sigma 1 2, and uh, last component is sigma 2 2। ओके, तो अब ये ट्रांसपोज है, लेकिन ये हमें पता है भाई कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, या मोर जनरल वे में बात करें तो कोवेरिएंस बिटवीन xi कॉमा xj इज इक्विवेलेंट टू कोवेरिएंस बिटवीन xj कॉमा xi। ठीक है, तो ये सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, तो इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन इस तरह से करेंगे। जब ये पार्टीशन कब है, जब एक्स वेक्टर इस तरह से हमने नोट किया है। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताया आपको एक्स वेक्टर और सॉरी x1 वेक्टर और x2 वेक्टर को हम डिफरेंट पार्टीशंस में चेंज कर सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग म्यू वेक्टर भी चेंज होगा और सिग्मा मैट्रिक्स भी चेंज होगी। ठीक है, तो कैसे चेंज होती है एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं। ये सबको समझ में आया, ये पार्टीशन सबको क्लियर है, कैसे पार्टीशन करना है यहाँ पे सिग्मा मैट्रिक्स का, जब एक्स वेक्टर हमारा इस तरह की फॉर्म में होगा। इतना क्लियर है सबको? बड़ा इतना समझ में आया सबके, या कंफ्यूजन है किसी को, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, अब सपोज करिए x1 वेक्टर में x1 x3 हमने लिया, तो x2 वेक्टर में क्या होगा, x2 वेक्टर में x2 x4 कंपोनेंट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम पार्टीशन करेंगे, तो म्यू 1 वेक्टर तो क्लियर है, म्यू 1 वेक्टर हमारा म्यू 1 इसमें दो कंपोनेंट होंगे म्यू 1 एंड म्यू 3, और म्यू 2 वेक्टर में भी दो कंपोनेंट होंगे म्यू 2 एंड म्यू 4। तो अब इस केस में सिग्मा को कैसे हम पार्टीशन करेंगे, सिग्मा कैसे पार्टीशन होगा, कोई बता सकता है? जब एक्स वेक्टर x1 वेक्टर x2 वेक्टर की फॉर्म में है, जहां पर x1 वेक्टर में x1 x3 है, x2 वेक्टर में x2 x4 है, तो इस केस में सिग्मा मैट्रिक्स का जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन तो यही रहना है, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 एंड सिग्मा 2 2। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ये मैट्रिक्स यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स होंगी, इनकी वैल्यूज क्या होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पार्टीशन करेंगे सिग्मा मैट्रिक्स को?
तो सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए x1 x2 ये मैंने बताया था आपको, इस तरह की मैट्रिक्स है x1 x2 x3 x4, ये x1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम है, ठीक है, ये x2 के करस्पॉन्डिंग है, ये x3 के, ये x4 के। सिमिलरली रोज में ये x1 के लिए रो है, ये x2 की रो है, ये x3, ये x4, ठीक है। इस रोज और कॉलम में हमने क्या किया है, वेरिएंस और कोवेरिएंस को अरेंज किया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x वेक्टर है, इस x वेक्टर के अकॉर्डिंग हम अपनी रोज या कॉलम्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो x1 वेक्टर में हम देख रहे हैं भाई क्या है, x1 x3 है, तो मैं क्या करूंगा, x1 ये है मेरा, ठीक है, इसके नाइबरहुड में मैं x3 ले आऊंगा, ठीक। यानी मैं क्या, अब ये भी आपको पता है भाई, जो फंडामेंटल रूल है मैट्रिक्स का, इसमें हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया, x3 को x2 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, कॉलम्स में, और रोज में x2 को x3 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स x1 x3 x2 x4 कॉलम्स में होगी, और रोज में x1 x3 x2 x4 इस कॉलम्स में होगी, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे x1 x3 आइसोलेट हो गया, तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग और उस रोज के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसे पार्टीशन करोगे, तो आपको सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2 मिल जाएगा। ये समझ में आया सबके। ये पार्टीशन कैसे करना है सबके समझ में आया। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम और x3 कॉलम को एक्सचेंज करूंगा, तो ये x1 इस तरह की मैट्रिक्स होगी, x1 x3 x2 x4 x1 x3 x2 x4, ओके। तो ये मैट्रिक्स अब मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो, कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x1, दिस इज वेरिएंस बिटवीन x1, वेरिएंस ऑफ x1, ये हो जाएगा सिग्मा 1 3, ये हो जाएगा सिग्मा 1 2, ये हो जाएगा सिग्मा 1 4। इसी तरह से ये सिग्मा 3 1, ये सिग्मा 2 1, ये सिग्मा 4 1, इसी तरह से सिग्मा 3 3, सिग्मा 2 3, सिग्मा 4 3, सिग्मा 3 2, सिग्मा 2 2, सिग्मा 4 2, सिग्मा 3 4, सिग्मा 2 4 एंड सिग्मा 4 4। क्लियर। इस तरह से आप ये नोटेशन रफ में आप कर सकते हो इसे, ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब देखिए, ये x1 वेक्टर के कंपोनेंट हैं, x1 एंड x3, ठीक है, और ये x2 वेक्टर के कंपोनेंट हैं, x2 एंड x4। क्लियर। दो सेट में हमने इसे डिवाइड कर लिया, ठीक। तो दो सेट में डिवाइड किया, तो अब पार्टीशन कर लेते हैं, यहाँ से पार्टीशन करेंगे रो वाइज में, तो ये पार्टीशन होगा, कॉलम वाइज में पार्टीशन करेंगे तो ये पार्टीशन होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे सिग्मा 1 1 हमें मिलेगी, सिग्मा 1 1 होगा, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 3, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 3, ठीक है। इसी तरह से सिग्मा 2 2 हम निकाल सकते हैं, सिग्मा 2 2 इज सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 4, सिग्मा 4 2 एंड सिग्मा 4 4। और सिग्मा 1 2 हम निकालेंगे, सिग्मा 1 2 होगा सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 4, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 4। क्लियर। ये समझ में आया होगा सबके कैसे पार्टीशन कर रहे हैं। तो इसी तरह से किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन आपको गिवन है x1 वेक्टर x2 वेक्टर में, तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा मैट्रिक्स को पार्टीशन कर सकते हैं चार कंपोनेंट्स में, हमेशा चार कंपोनेंट में ही पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। अभी तो मुझे तीन ही ध्यान आ रहे हैं, आगे फिर देखेंगे और क्या रिजल्ट हो सकते हैं इस पार्टीशन मैट्रिक्स पे बेस्ड, ठीक है। तो पहला रिजल्ट देखिए, दो कंपोनेंट थे हमारे पास, x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर। x वेक्टर को हमने क्या किया, x1 वेक्टर और x2 वेक्टर में पार्टीशन किया, तो इसके अकॉर्डिंग म्यू वेक्टर और सिग्मा मैट्रिक्स भी पार्टीशन हो गई, ठीक है। तो जो सिग्मा 1 2 यहाँ पर है, सिग्मा 1 2 इज कोवेरिएंस बिटवीन x1 vector and x2 vector. Sigma 1 2 vector represent the covariance between x1 vector and x2 vector, where sigma 1 1 is the variance, generalized variance of x1 vector, and sigma 2 2 is generalized variance of x2 vector. Clear.
इतना क्लियर है सबको, ये समझ में आया? तो अब अगर हमें x1 वेक्टर और x2 वेक्टर के बीच में इंडिपेंडेंस चेक करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को देखेंगे, एलिमेंट क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर जीरो है, सिग्मा वन टू इक्वल टू जीरो है, तो ये इंप्लाई करेगा x1 वेक्टर x2 वेक्टर क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमें दो वेक्टर फॉर्म गिवन है, उनके बीच में इंडिपेंडेंस चेक करना है, तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। ये मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे। इस मैट्रिक्स में अगर ऑफ डायगोनल टर्म्स जीरो हैं, तो हम कहेंगे भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। क्लियर? ये पहला रिजल्ट हुआ। दूसरा रिजल्ट, इस मैट्रिक्स के बेसिस पे हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर, या कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2 वेक्टर फॉर गिवन x1 वेक्टर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। सिग्मा वन वन, सिग्मा टू टू एंड सिग्मा वन टू की फॉर्म में होगा। कितना होगा अभी आगे फॉर्मूला इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट इससे मिलेगा। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो है, एक टर्म आती है यहाँ पर, कैनोनिकल कोरिलेशन। कैनोनिकल कोरिलेशन, ये क्या होता है, पता है किसी को? कैनोनिकल कोरिलेशन कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? कैनोनिकल कोरिलेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज कैनोनिकल कोरिलेशन? Sir, correlation between many dependent variables and many independent variables. यस, और वी कैन से कोरिलेशन बिटवीन टू रैंडम वेक्टर्स। ओके, तो जैसे आप मल्टीपल कोरिलेशन की बात करते हैं, सपोज हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो जनरली आप देखते हो भाई, जो x1 है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x2 x3 x4 x5 ये सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x1 यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 x3 x4 x5 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो जब आप x1 कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड ग्रुप ऑफ x2 x3 x4 x5, या इफेक्ट ऑफ जॉइंट इफेक्ट ऑफ x2 x3 x4 x5 ऑन x1 की स्टडी करते हैं, तो ये कोरिलेशन आपका कहलाता है मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, द स्टडी ऑफ द जॉइंट इफेक्ट ऑफ x2 x3 x4 एंड x5 अपॉन x1 इज नोन एज मल्टीपल कोरिलेशन। क्लियर? इसी तरह से अगर हम क्या करें, सिर्फ x1 और x2 के बीच में कोरिलेशन देखें बाय एलिमिनेटिंग द लीनियर इफेक्ट ऑफ x3 x4 एंड x5, दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज नोन एज पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, इतना तो सबको पता है। क्लियर? अब क्या हुआ, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो सपोज हमारे पास क्या हैं, दो हैं। ठीक है, अब हमारे पास ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इन दो ग्रुप्स के बीच में जब आप कोरिलेशन की स्टडी करोगे, तो दिस कोरिलेशन इज नोन एज कैनोनिकल कोरिलेशन। सो वी कैन से दैट मल्टीपल कोरिलेशन इज एन स्पेशल केस ऑफ कैनोनिकल कोरिलेशन। ठीक है, कैनोनिकल कोरिलेशन में क्या होगा, ग्रुप्स होंगे हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ग्रुप्स होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ग्रुप्स होंगे। जैसे इस केस में x1 x2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x3 x4 x5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कोरिलेशन हम देख रहे हैं, तो ये कैनोनिकल कोरिलेशन होगा। तो अभी ओबियस है भाई, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक वेक्टर मान सकते हैं, एक्स वेक्टर डैश, जिसमें 5 कंपोनेंट हैं। तो फर्दर हमने क्या किया, एक्स वेक्टर डैश को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक्स वेक्टर कैन बी रिटन एज x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर, जहां पे x1 वेक्टर ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x2 वेक्टर ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। ठीक है, तो x1 x2 के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो कोरिलेशन कैनोनिकल कोरिलेशन होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर है सबको? तो दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ द रैंडम वेक्टर। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट है, तो आप अभी पूछ लो कैसे हम पार्टीशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे फिर हम इसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। क्लियर है सबको? चलिए, तो
तो अभी तक हमने जो रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। ओके, एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, दिस इज ट्राईवेरिएट नॉर्मल वेयर म्यू वेक्टर इज and sigma is 2 minus 1 4 1 2 and 4. ठीक है, डेटा हमें गिवन है, इस पे बेस्ड एक लीनियर फॉर्म हमें गिवन है और एक मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है रैंडम वेक्टर्स की। तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना है क्या होगा। ठीक है, तो ये सिग्मा मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए इस तरह से दी हुई है, तो ये अंडरस्टूड है भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये -1 होगा, ये 4 होगा और ये 2 होगा। तो इस तरह से आप सिग्मा मैट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सभी। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का? फर्स्ट पार्ट इज द लीनियर फॉर्म इन 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, ये रिजल्ट हमें पता है, इफ एक्स वेक्टर फॉलोज p वेरिएट नॉर्मल with mean vector mu and dispersion matrix sigma, then L dash x vector follows univariate normal with mean L dash mu vector and dispersion matrix L dash sigma L vector. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आए, तो क्वेश्चन पे देखिए जो L वेक्टर होगा, L वेक्टर कितना होगा, L वेक्टर इज 1 -2 5, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस लीनियर फॉर्म। ओके, सो 1 -2 एंड 5 ये एल वेक्टर है। ठीक है, तो इसे जब आप ऑपरेट करोगे, देखो ऑपरेट कर रहे हैं एल डैश वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, तो एल डैश वेक्टर ये रो मैट्रिक्स हो जाएगी, ट्रांसपोज हम ले लेंगे इसका 1 -2 एंड 5, और इसे एक्स वेक्टर के साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये x1 -2x2 + 5x3 आएगा। ठीक है, दिस इज आवर गिवन लीनियर फॉर्म। तो ये अब हमारे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। इस लीनियर फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछा है, तो इस लीनियर फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन एल डैश वेक्टर म्यू वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम म्यू वेक्टर कैलकुलेट करें, दिस विल बी एल डैश वेक्टर म्यू वेक्टर। सो एल डैश वेक्टर इज 1 -2 एंड 5। ओके, एंड म्यू वेक्टर कितना है, दिस इज 3 -4 एंड 7। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है सबको? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है सभी को?
Yes. Yes, sir. तो कितना होगा ये 1 इंटू 3 प्लस कितना -2 इंटू -4 प्लस 5 इंटू 7। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 प्लस 8 प्लस ये कितना आएगा 35 इक्वल टू 46। तो ये इसका मीन आ गया, लीनियर फॉर्म का मीन 46। इसी तरह से डिस्पर्जन मैट्रिक्स हम निकालेंगे तो ये एल डैश सिग्मा एल वेक्टर होगा। तो एल डैश इज 1 -2 5 एंड dispersion matrix is 2 -1 4 1 2 4 -1 4 and 2। okay, and L vector is 1 -2 5। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 बाय 1। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए कितना है 1 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 एंड ये 3 क्रॉस 1। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। इसके साथ ये मैट्रिक्स अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसे एज इट इज नोट करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। ठीक है, तो कितना होगा, ये वैल्यू कितना आएगा फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 4। कितना आया 2 + 2 4 + 20 24। फर्स्ट एलिमेंट 24 आया। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट निकालने के लिए इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू -1 -2 इंटू 1 -1 -2 -3 5 इंटू 2 10 दैट इज -3 and 10 7। सही कर रहा हूँ कैलकुलेशंस? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 1 है, तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये कितना आएगा 24 -14 प्लस 100। तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है 124 -14 110। ठीक है, तो जो एल डैश एक्स वेक्टर हमें गिवन है, लीनियर फॉर्म गिवन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया नॉर्मल विथ मीन 46 एंड वेरिएंस 110। क्लियर? ये समझ में आया सबके प्रोसीजर क्या किया? सिंपल सा ये रिजल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब वहाँ पे हो सकता है सिग्मा मैट्रिक्स आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन हो। ठीक है, और हो सकता है 3 क्रॉस 3 की भी दे दी जाए। इसी तरह से सेकेंड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। तो सेकेंड प्रॉब्लम में बी एक्स वैक्टर हमें गिवन है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये बी एक्स वैक्टर कितना है x1 माइनस x2 प्लस 2x3 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 एंड x1 माइनस x2 प्लस x3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। बी मैट्रिक्स से कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। तो बी मैट्रिक्स आप आइडेंटिफाई करोगे तो 1 -1 2
2 3 -1 1 -1 -1। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो गई। तो ये रिजल्ट हमारे पास है, बी एक्स वेक्टर फॉलोज नॉर्मल विथ मीन बी म्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन बी सिग्मा बी डैश। तो आप बी म्यू वेक्टर निकाल लोगे, बी सिग्मा बी डैश निकाल लोगे। ठीक है, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बी एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या आएगा, 3 वेरिएट नॉर्मल आएगा। कर लोगे, ये कैलकुलेशंस करने की जरूरत है, कर लेंगे इसे सॉल्व आप लोग। यस सर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम है जिसमें हमें रैंडम वेरिएबल एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा और उसके बेसिस पे कुछ लीनियर फॉर्म्स और कुछ मैट्रिक्स फॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशंस आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इस तरह की फॉर्म भी गिवन हो सकती है, x1 माइनस x2 x3 प्लस x4 एंड x4 प्लस x1, इस तरह की मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में जो बी मैट्रिक्स होगी, अब ये है तो बी एक्स वेक्टर की फॉर्म में ही, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बी मैट्रिक्स ये जो फॉर्म है ये आपको देखिए किस फॉर्म में गिवन है, ये सिंपली आपके यहाँ पे दो दो कंपोनेंट के टर्म्स में गिवन है। तो जब आप बी मैट्रिक्स यहाँ पे निकालोगे तो कोफिशिएंट बी मैट्रिक्स इज दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस एक्स वेक्टर। ओके, सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमारे पास जो एक्स वेक्टर है ये ट्राई वेरिएट है, तो तीन वेरिएबल हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं। तो x1 का कोफिशिएंट तो यहाँ पर 1 है, x2 का कोफिशिएंट -1 है, x3 का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आप बी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करोगे। सिमिलरली x3 x4 में, x4 तो नहीं होगा, तीन वेक्टर हैं। ठीक है, सपोज इस तरह के, तो यहाँ पर x3 x2 है, x3 x2 में x1 का कोफिशिएंट ये 0 होगा। ठीक है, x2 का कोफिशिएंट 1 होगा, x3 का कोफिशिएंट भी 1 होगा। सिमिलरली x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 0 एंड x3 का कोफिशिएंट 1। तो ये इस तरह की मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, बी मैट्रिक्स। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बी एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो ये तो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम है जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए दिया जा सकता है, जिसमें म्यू वेक्टर और सिग्मा वेक्टर की वैल्यूज नोन होंगी। ठीक है, अब एक सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो ये एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन नोन है। तो इसमें कुछ रैंडम वेरिएबल्स गिवन है, पूछा गया है कौन से रैंडम वेरिएबल यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में दो रैंडम वेरिएबल गिवन है, सेकंड में भी दो गिवन है। तो इनमें से पूछा गया भाई कौन से सेट यहाँ पर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के सेट हैं। ठीक है, तो पहले तो देखिए सिग्मा मैट्रिक्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो सिग्मा मैट्रिक्स के ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता चलेगा कि कुछ रैंडम वेरिएबल यहाँ पर म्यूचुअल इंडिपेंडेंस में है। ठीक है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो आप देख रहे हैं भाई कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट।
Similarly, the covariance between x2 and x1 is 0. That means x1 and x2 are also independent. Okay, सॉरी ये -2 होगा यहाँ पे, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, और ये x3 x1 इंडिपेंडेंट है. ठीक है, यहाँ पर ये -2 है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा. इंडिपेंडेंट कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? सिग्मा मैट्रिक्स को देख के हम देख रहे हैं भाई, एक्स वेक्टर में अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, x1 x2 एंड x3, तो सिग्मा मैट्रिक्स के ऑब्जर्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है भाई, x1 x3 आर इंडिपेंडेंट एंड x3 x2, दैट मीन्स x2 x3 आर इंडिपेंडेंट. ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? द कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x3, दिस इज कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x3. ये 0 है तो x1 x3 इंडिपेंडेंट है. सिमिलरली कोवेरियंस बिटवीन x2 एंड x3, ये भी 0 है तो x2 x3 इंडिपेंडेंट है. ठीक है, पहला रिजल्ट तो यहाँ से हम इस तरह से भी रिजल्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय सिंपली ऑब्जर्विंग द वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई करना, पता करना है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3 और x3 इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? covariance of x1 plus x2 divided by 3 comma x3. हाँ, ये कोवेरियंस हम निकालेंगे. ठीक है, तो कोवेरियंस निकालने के लिए क्या करें, सिंपली से एक्स वेक्टर ले लें. ठीक है, एक्स वेक्टर में फर्स्ट कंपोनेंट हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट x3 हो जाएगा. ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, दिस इज बी एक्स वेक्टर. ठीक है, ये बी एक्स वेक्टर की फॉर्म में है, तो यहाँ से बी मैट्रिक्स हम आइडेंटिफाई कर लें. तो बी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेंगे तो बी मैट्रिक्स कितना होएगा? 2 by 3 and 1. सॉरी, ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे. ठीक है, x1 प्लस x2, हाँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, so B matrix will be coefficient of x1 1 by 2, coefficient of x2 1 by 2 and coefficient of x3 0. Okay, similarly coefficient of x1 0, coefficient of x2 0, coefficient of x3 1. तो ये बी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर ली हमने. ठीक है, अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम सिंपल है तो ये आप कोवेरियंस भी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट. ठीक है, लेकिन ये अभी आगे जब जहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको जनरलाइज वे में कैसे करेंगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स वेक्टर को 2 कंपोनेंट में इस तरह से नोट कर लिया, जहाँ पर बी एक्स वेक्टर ये मेरा है. ठीक है, तो ये एक्स वेक्टर यहाँ पे x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, x1 वेक्टर ये होगा, x2 वेक्टर ये होगा. ठीक है, तो जब हम बी सिग्मा बी डैश यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे भाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या 0 हैं. तो जो बी सिग्मा बी डैश मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये 2x3 मैट्रिक्स है. ठीक है, दिस बी मैट्रिक्स इज 2x3. तो जो बी एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या होगा, नॉर्मल विद 2 कंपोनेंट्स हैविंग मीन बी म्यू वेक्टर एंड बी सिग्मा डिस्पर्जन मैट्रिक्स बी सिग्मा बी डैश. क्लियर? तो आप बी सिग्मा बी डैश की जरूरत है यहाँ पे, सिग्मा मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके हम बताएंगे कि इन दोनों के बीच में कोवेरियंस 0 है या नहीं है. कोवेरियंस 0 मीन्स ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो ये कैलकुलेशंस आप कर लीजिए, क्या आएगा, बी मैट्रिक्स एंड इनटू सिग्मा मैट्रिक्स. सिग्मा मैट्रिक्स इज into B डैश. ठीक है, B डैश इज ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज करेंगे तो रोज को कॉलम्स में ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम ये 1/2 1/2 0,
and second column will be 0, 0 and 1. ठीक है, ये बी डैश यहाँ पे निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो इस तरह से अब ये मल्टीप्लिकेशन हमने करना है। तो अब देखिए ये इसका ऑर्डर 2x3 है, इसका ऑर्डर 3x3 और इसका 3x2। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, 2x3 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 1/2, ये कितना आएगा, 3/2. हाँ कितना आ रहा है, 3/2, 3/2, 0, 0, 0, 2. फर्स्ट रो मध्ये 3/2, 3/2, 0. ये मल्टीप्लाई होगा ना, 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू -2, दैट इज -1 एंड 0, 1/2 -1, दिस इज -1/2, ये आएगा, कितना आ यस रहा सर, है, -1/2, 3/2, 0, 0, 0, 2, हाँ -1/2, 3/2, 0, 3/2 एंड 0, 0, 0, 2. 0, 0 एंड 2। ओके, और बी डैश मैट्रिक्स अभी ऐसी है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये 3x2 मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी ये 2x2 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एंड दिस इज द डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ बी एक्स वेक्टर। तो ये कितना आ रहा है, -1/2 इंटू -1, सॉरी -1/2 इंटू +1/2, दैट इज -1/4 प्लस 3/2 इंटू 1/2, 3/4 एंड 0, 3/4 एंड -1/4, 2/4, दैट इज 1/2। ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट, Yes sir, एंड सेकेंड एलिमेंट विल बी 0, 0, 0, 2. 0 एंड 2। ओके, क्लियर। तो हम देख रहे हैं भाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये 0 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर आर independent. That means x1 vector is x1 plus x2 divided by 2 and x3 are independent. तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हैं रैंडम वेक्टर्स की। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आया, सबके सॉल्यूशन समझ में आया कैसे हमने इंडिपेंडेंस चेक किया यहाँ पर रैंडम वेक्टर्स का। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कोई कंफ्यूजन है किसी को, अब कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह से। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं अब, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। Yes, sir. तो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यहाँ पर x2
एंड x2 माइनस 5/2 x1 माइनस x3, ठीक है। तो जब इसे हम बी एक्स वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये कितना होगा, x2 माइनस 5/2 x1 माइनस x3, ठीक है। ये x1 वेक्टर और x2 वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 2x1 की फॉर्म में आ गया, तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की मैट्रिक्स होगी। तो उसमें ऑफ डायगोनल टर्म्स हम चेक करेंगे, ऑफ डायगोनल टर्म्स अगर जीरो आते हैं तो इसका मतलब है x1 वेक्टर और x2 वेक्टर क्या है, इस केस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से बी मैट्रिक्स आप आइडेंटिफाई करोगे, तो बी मैट्रिक्स कितना होगा, बी मैट्रिक्स विल बी 0 1 एंड 0 -1, सॉरी -5/2 +1 एंड -1, ये बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से बी सिग्मा बी डैश आप निकाल लो, ठीक है। ये 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, तो ये आपका सिग्मा 1 2, या इसे हम सिग्मा 1 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने चेक करना है, अगर ये 0 आएगा तो x1 वेक्टर और x2 वेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। कर लोगे प्रॉब्लम सॉल्व, क्यों? सर। तो समझ में आ गया कैसे रैंडम वेक्टर्स के बीच में इंडिपेंडेंस चेक करना है, क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? यस सर। तो अब ये तो था पार्टीशन ऑफ रैंडम वेक्टर एंड द इंडिपेंडेंस बिटवीन टू रैंडम वेक्टर्स, ओके। तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको, सिग्मा मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके भी आप बता सकते हो कौन से वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे जिनमें कोवेरिएंस टर्म क्या होगी, 0 होगी, क्लियर। तो अब इसी में आगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, सिंपल इसका फॉर्मूला हम बताएंगे क्या होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, कैसे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हैं उसे, ठीक। तो अब सपोज हमारे पास एक्स वेक्टर है, ठीक है। इस एक्स वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है, x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर, जहां पर x1 वेक्टर ये k×1 वेक्टर है और x2 वेक्टर p-k×1 वेक्टर है, ठीक है। ये जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था वही कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 वेक्टर फॉर गिवन value of x2 vector. Suppose the given value of x2 vector is x. Okay. This follows normal with k components. ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर। अब x2 वेक्टर तो नोन है, तो p माइनस k कंपोनेंट तो नोन है, ठीक है। तो अननोन कंपोनेंट कितने होंगे, k कंपोनेंट अननोन होंगे, तो उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल रहे हैं। एंड x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर आर रिलेटेड, ओके, ये डिपेंडेंट हैं, तभी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो x1 vector for given x2 vector, if x1 vector has k component, then the distribution of x1 vector for given x2 vector will be multivariate normal, sorry, k variate normal with mean, suppose new vector and dispersion matrix sigma 1 1.2, ओके। तो अब ये न्यू वेक्टर क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। न्यू वेक्टर इज μ1 वेक्टर प्लस sigma 1 2 sigma 2 इनवर्स x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर, ओके। एंड sigma 1 1.2 is equivalent to sigma 1 1 minus sigma 1 2 sigma 2 इनवर्स
सिग्मा 2 1। ओके, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। दिस इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर। तो अब ये नोटेशंस मैंने आपको बता दिए थे क्या है, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 2 इनवर्स और सिग्मा 2 1 कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं सिंपल सी। तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है ना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, सही लिखा है मैंने फॉर्मूला? Yes, sir. तो एक प्रॉब्लम है, एक्स वेक्टर फॉलोज बाईवेरिएट नॉर्मल and the conditional distribution of x1 plus x2 given that x1 minus x2 is equal to 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व होगी देखिए, हमने जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया तो यहाँ पर x वेक्टर को इस तरह से पार्टीशन कर रहे हैं जहाँ पे x वेक्टर में k कंपोनेंट है और x2 वेक्टर में p माइनस k कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे x वेक्टर जो गिवन है ये x वेक्टर, तो सिंपल ये है x1 एंड x2, 2x1 वेक्टर है। ठीक है, लेकिन जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है वो इस तरह की फॉर्म में पूछा गया है, दिस इज लीनियर फॉर्म। तो पहले क्या करेंगे, इन लीनियर फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबके? यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो एक्स वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। एक्स वेक्टर क्या है, x1 x2 है। ठीक है, लेकिन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर फॉर्म की टर्म्स में पूछा गया है। तो हमें क्या करना होगा, पहले पहले जो लीनियर फॉर्म गिवन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, देन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया सबके? क्यों? Yes, sir. ठीक है, दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सेकंड टाइप प्रॉब्लम में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम तो सिंपल ये हो सकती थी भाई, एक्स वेक्टर हमें गिवन होता, सपोज एक्स वेक्टर 3 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है x1 x2 x3। तो वो कह लेता भाई फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 फॉर गिवन x3 इक्वल टू 3। तो उस केस में तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, क्या करते, एक्स वेक्टर को x1 x2 के टर्म्स में पार्टीशन करते, तो इसके अकॉर्डिंग म्यू वेक्टर और सिग्मा मैट्रिक्स भी पार्टीशन हो जाती है। तो वहां से सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 2 हम आइडेंटिफाई कर लेते, तो न्यू वेक्टर और सिग्मा 1 1 2 डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, वो सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक्स वेक्टर गिवन है लेकिन यहाँ पर जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है लीनियर फॉर्म के टर्म्स में पूछा गया है। क्लियर? तो पहले क्या करना होगा,
इस लीनियर फॉर्म को एक वेक्टर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेट y वेक्टर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये y वेक्टर हमने इस तरह से बना लिया। ठीक, तो फर्दर हम क्या करेंगे, इस y वेक्टर को y1 वेक्टर y2 वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इस y वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और ये y वेक्टर हम देखते हैं भाई ये किस फॉर्म में है, bx वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है b x वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं, जहां पर b मैट्रिक्स हमारी 1,1 है, 2 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है, तो ये 1,1 आएगा और ये 1-1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब y वेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, y वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा n नॉर्मल विथ 2 कंपोनेंट्स हैविंग मीन b म्यू वेक्टर एंड b सिग्मा b डैश। ठीक है, तो पहले हमें इस y वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना है। क्लियर, तो b म्यू वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, b1 1 एंड -1 एंड म्यू वेक्टर इज 1, so each random variable has mean equal to 1। ओके, तो ये कैलकुलेट कर लें, तो कितना आएगा ये 2 एंड 0। दिस इज आवर म्यू वाई वेक्टर। ओके, मीन ऑफ वाई वेक्टर। क्लियर, इसी तरह से डिस्पर्जन मैट्रिक्स निकालेंगे सिग्मा वाई, ये हो जाएगा बी सिग्मा बी डैश। तो ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं, 1-1 इंटू सिग्मा मैट्रिक्स। सिग्मा मैट्रिक्स इज 3-1 एंड 2 एंड बी डैश विल बी 1-1 1-1, बी डैश यही रहेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन आप करिए, कितना आएगा 3 एंड +1 4, 3 एंड +2 1 एंड +2 3 1 3 3 -1 2 and 1 -2 -1 into b डैश। तो फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये रिजल्ट, फर्स्ट 4 कॉलम + 7 1 3 7 1 4 and -3 1 1 2 1 -1 1 2 -1 1, ये +3 आएगा ना। 3 sir। दिस इज सिग्मा वाई मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या किया, वाई वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, दिस इज म्यू वाई वेक्टर एंड सिग्मा वाई मैट्रिक्स। ओके, तो अब ये वाई वेक्टर क्या था, वाई वेक्टर था x1 + x2 x1 माइनस x2, या इसे हम लिख सकते हैं y1 वेक्टर y2 वेक्टर। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है y1 वेक्टर और गिवन y2 वेक्टर इक्वल टू 0। हाँ, x1 फॉर गिवन दैट x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो y1 फॉर गिवन y2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस फॉलोज नॉर्मल, यूनिवेरिएट नॉर्मल होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि y वेक्टर में एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, विथ मीन वेक्टर, न्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा 1-1.2। क्लियर, ये समझ में आया सबके। तो अब न्यू मैट्रिक्स क्या है, न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था, μ1 वेक्टर plus sigma 1 2 सिग्मा 1-2 sigma 2 2 inverse सिग्मा 2 इनवर्स multiply by x vector 2 y2 वेक्टर minus mu 2 vector। μ2 वेक्टर।
ओके, तो ये जो म्यू वेक्टर था म्यू वेक्टर को हम पार्टीशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये पार्टीशन करेंगे तो ये इस तरह का पार्टीशन आएगा। तो ये सिग्मा 1 1 यहाँ से हमें मिलेगा 7, सिग्मा 1 2 मिलेगा 1 एंड सिग्मा 2 2 इज 3। सिमिलरली μ1 वेक्टर इज 2 एंड μ2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, μ2 वेक्टर 1 है 0 0। तो ये वैल्यूज हम पुट कर लें यहाँ पर। μ1 वेक्टर इज 2 प्लस सिग्मा 1 2 is 1 into sigma 2 2 inverse. Sigma 2 2 is 3. Sigma 2 2 inverse will be 1 by 3. यही होगा। A into A inverse must be equal to I. ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर 1 हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो सिग्मा 2 2 into sigma 2 2 inverse must be equal to 1. This implies that sigma 2 2 inverse is 1 by 3. Okay, into y2 vector. Y2 vector is given, this is equal to 0. Y2 vector is 0 Yes, sir. minus μ2 vector. μ2 vector is 0. Okay. तो ये कितना आया, सॉल्व किया तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2। तो न्यू वेक्टर आ गया। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड सिग्मा 11.2। द फॉर्मूला फॉर सिग्मा 11.2 इज सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 2 2 इनवर्स इंटू सिग्मा 21। तो ये सिग्मा 11 इज 7, सिग्मा 12 इज 1, sigma 2 2 inverse is 1 by 3 and sigma 2 1 is also equal to 1। तो ये सिंप्लीफाई कर लें तो 7 3 जा 21 minus 20 by 3। okay, so the conditional distribution of x1 plus x2 for given x1 minus x2 equal to 0 follows normal with mean 2 and variance 20 by 3। okay, तो ये प्रोसीजर सबके समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया है इसे। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये एज ए होमवर्क आप समझ सकते हैं इसे, आप ये कर लेना बैठ के सॉल्व। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे हम कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला भी याद रहेगा। सपोज एक्स वेक्टर फॉलोज नॉर्मल where mu vector is 0 vector and sigma matrix is let y1 equal to x1 plus x3, y2 equal to 2x1 minus x2 and y3 equal to 2x3 minus x2। Find the distribution of y3 given y1 equal to 0 comma y2 equal to 1। okay, इसी तरह से सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेट y1 comma y2 and y3 be independent n 0 comma 1 variates, let
x1 इक्वल टू फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2 गिवन x1 प्लस x3 इक्वल टू x। तो ये दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, कर लेंगे। ये दो क्वेश्चंस आप कर लेंगे सॉल्व। हाँ, ये अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, इसी पैटर्न पे अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक। तो ये था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेक्टर इज आल्सो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेक्टर x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर वेयर x वेक्टर फॉलोज नॉर्मल इज, ठीक है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया। वो डिपेंड करेगा कि x1 वेक्टर में कितने कंपोनेंट है। अगर टोटल हमारे x वेक्टर में p कंपोनेंट है और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो वेक्टर हमें गिवन है उस वेक्टर में k कंपोनेंट है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन k वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड रिग्रेशन इक्वेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और रिग्रेशन इक्वेशन पे बेस्ड पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रिग्रेशन इक्वेशन में अब जैसे मैंने बताया था आपको, अभी तक हम देखते थे रिग्रेशन इक्वेशन में दो वेरिएबल्स के बीच में रिग्रेशन देखते हैं, ठीक है, x1 x2, इन दोनों के बीच में लीनियर फॉर्म हम देखेंगे, लीनियर फॉर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी ग्रुप होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी ग्रुप होगा, तो उन दोनों के बीच में रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। तो अब सपोज जो x वेक्टर है इसको हमने दो पार्ट्स में पार्टीशन किया है, ठीक है। अब जो x1 वेक्टर है ये सपोज क्या है, ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और ये ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। देन रिग्रेशन ऑफ x1 वेक्टर ऑन x2 वेक्टर is given by x1 vector is equal to expectation of x1 vector or given x2 vector, okay. And expectation of x1 vector for given x2 vector is mean of conditional distribution, and this mean is equal to mu vector, which is equal to mu1 vector plus sigma 1 2 sigma 2 2 inverse
इंटू x2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। ओके, यही था ना न्यू वेक्टर। अभी हमने ऊपर जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई किया था, ये है। ठीक है, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर फॉलोज नॉर्मल विथ मीन न्यू वेक्टर। So if we calculate expectation of this conditional term, we get new vector, which is equivalent to mu1 vector plus sigma 1 2 sigma 2 2 inverse into x2 vector minus mu2 vector. Okay. Similarly, the regression of x2 vector on x1 vector is x2 vector equal to mu2 vector plus sigma 2 1 sigma 1 1 inverse x1 vector minus mu1 vector। ठीक है, 1 को 2 से रिप्लेस कर दिया पूरे फॉर्मूले में। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हम रिग्रेशन इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें जो पार्शियल कोरिलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन इज द कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स एलिमिनेटिंग द अदर वेरिएबल्स। ओके, so if we have p component random vector, and in this case if we find the if we have to find the partial correlation between 1 and 2, then we eliminate the all other variables like 4 5 up to p variables. Okay, so the partial correlation between xi and xj, okay, xi and xj eliminating the linear effect, eliminating the लीनियर इफेक्ट। देखो यहाँ पे लीनियर इफेक्ट की बात होती है जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं, तो किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपली हम एक्स और वाई के बीच में क्या करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर एक्स और वाई के बीच में अदर देन लीनियर रिलेशनशिप होगा तो उस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो जब भी आप कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, और कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन की बात हो रही है, तो कोरिलेशन जनरली क्या करेगा, लीनियर रिलेशनशिप मेजर करेगा। तो पार्शियल कोरिलेशन में दो ही वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं बाय एलिमिनेटिंग द लीनियर इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स। सपोज ऑल अदर वेरिएबल लीनियर इफेक्ट ऑफ x q plus 1 up to x p. Okay, so the correlation I j dot q plus 1 comma up to p is given by sigma ij dot q plus 1 up to p divided by square root of variance of I into square root of sigma jj dot q plus 1 up to p. Okay, so in particular if we have p equal to 3, this sigma ij will be a matrix, okay, partition matrix of two elements। जैसे हमने देखा भाई x वेक्टर में हमें क्या करना है, x1 x2 x3 x4, सपोज ये वेक्टर है।
ठीक है। तो पार्शियल कोरिलेशन में ये तो बताया भाई हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब वो दो वेरिएबल जो भी हैं, सपोज हमने क्या किया, x2 x3 के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट किया, तो क्या करेंगे, जो डिस्पर्जन मैट्रिक्स है उसमें x2 x3 को आइसोलेट करेंगे और बाकी वेरिएबल ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, x1 और x2 के बीच में पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट किया, तो हमें क्या करना होगा, x1 x2 के अबाउट इसको पार्टीशन करना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिग्मा मैट्रिक्स भी पार्टीशन हो जाएगी। तो उसमें जो सिग्मा आईजे होगा वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है। सिग्मा आईजे इज सिग्मा 1 2। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में सिग्मा 1 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 2 2। क्लियर? ये समझ में आया सबके? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबके, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये फॉर्मूला देखो पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना है, और अप्लाई करने के लिए आ सकता है। और अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला पूछा जा सकता है क्या होगा। तो इस केस में रो आईजे डॉट Q+1 अप टू पी, Q+1 अप टू पी रिप्रेजेंट दी अदर वेरिएबल्स। ओके, द लीनियर इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स। ओके। सो इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला इन पर्टिकुलर P = 3, we get रो 12.3 is equal to रो 12 minus रो 13 रो 23 divided by 1 minus रो 13 square into 1 minus रो 23 square। ठीक है। इस केस में जो रो मैट्रिक्स होगी, ये रो मैट्रिक्स 1, रो 12, रो 13, रो 12, रो 13 1, रो 23, रो 23 और रो, सॉरी ये 1 होगा। ठीक है। ये मैट्रिक्स है। ठीक। तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगी, तो इसके बेसिस पे हम पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था रिग्रेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन इन केस ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतना समझ में आया सबके? अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो। हम्म? नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग फ्रॉम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैम्पलिंग करेंगे और फर्दर कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। दोज डिस्ट्रीब्यूशंस आर नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जैसे हमने यूनिवेरिएट में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई किए थे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर मल्टीवेरिएट में काई स्क्वायर का जनरलाइज्ड वर्जन होगा विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और टी का जनरलाइज्ड वर्जन होगा टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो ये क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, और इनमें एमएलईज क्या होगा, म्यू वेक्टर और सिग्मा मैट्रिक्स का, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सैम्पलिंग में क्या है भाई, एक्स वेक्टर है हमारे पास विद पी कंपोनेंट्स। ठीक है।
and if we take observations in each variable, suppose we take n observations from each variable, then we have n p-variate normal populations with mean, mu vector and dispersion matrix sigma. Okay, so we can write let x1 vector comma x2 vector comma up to xn vector be a random sample of size n from p-variate normal distribution with mean vector mu and dispersion matrix sigma. Then first result x1 vector comma x2 vector comma up to xn vector are independent random vectors and each xi vector follows normal p-variate with mean vector mu and dispersion matrix sigma. Okay, in that case the sample mean x bar vector will be 1 by n summation suppose alpha 1 to up to n x alpha vector. Okay, or we can write x1 vector plus x2 vector plus up to xn vector whole divided by n. ठीक है, दिस इज आवर सैंपल मीन वेक्टर. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ये समझने की बात है. मैंने बताया आपको, हमने क्या किया है, n यूनिट का सैंपल लिया और हर सैंपल में क्या होगा, p कंपोनेंट रैंडम वेक्टर्स होंगे. ठीक है, x1 वेक्टर है तो इसमें भी p कंपोनेंट रैंडम वेक्टर्स होंगे, x2 वेक्टर है इसमें भी p कंपोनेंट रैंडम वेक्टर्स होंगे, x1 वेक्टर है इसमें भी p कंपोनेंट रैंडम वेक्टर्स होंगे. यानी हमने क्या किया, x1 पे भी n ऑब्जर्वेशंस लिए, x2 पे भी n ऑब्जर्वेशंस लिए, xp पे भी n ऑब्जर्वेशंस ले लिए. क्लियर? तो जो सैंपल मीन होगा, सैंपल मीन ये क्या होगा, x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर प्लस अप टू xn वेक्टर डिवाइडेड बाय n. ओके, ये नोटेशन हमने यहाँ पे अल्फा दे दिया. ठीक है, ये xi हम यहाँ ऑलरेडी ith रैंडम वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, और सेकंड जो सैंपल मीन के बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज आवर सैंपल डिस्पर्जन मैट्रिक्स. So sample dispersion matrix is denoted by capital S and is 1 upon n minus 1 alpha 1 to up to n. This is a matrix, so we have to write the square term in form of x alpha vector minus x vector into x alpha vector माइनस एक्स वेक्टर डैश. ओके, तो जब ये इस तरह से हम करेंगे x इंटू एक्स वेक्टर डैश हम निकालेंगे तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म आएगी. ठीक है, तो ये S मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्पर्जन मैट्रिक्स है. इसके कंपोनेंट्स में क्या होगा, सैंपल वेरिएंस होगा और सैंपल कोवेरिएंस टर्म्स होंगी. क्लियर? इतना क्लियर है सबको, इतना समझ में आया सबके? इतना सबके समझ में आया? तो यहां से एक और टर्म आती है, लेट S स्टार
this is equal to n minus 1 into s, which is equal to summation alpha 1 to up to n x alpha vector minus x bar vector into x alpha x bar vector dash is known as matrix of corrected sum of products. Okay, this S star is known as matrix of corrected sum of products. Simply क्या है S star या S asterisk is equal to n minus 1 into S. That means this matrix form. Okay, this matrix is matrix of corrected sum of products. Okay, तो अब जो सैंपल यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं, तो सैंपल को भी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में नोट करेंगे. तो ये कैपिटल एक्स से जनरली बुक में डिनोट किया जाता है सैंपल. ठीक है, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं. दिस एक्स इज गिवन एज, ये एक एक्स मैट्रिक्स होगी. ठीक है, एक्स मैट्रिक्स ऑफ पी क्रॉस एन ऑर्डर. पी क्रॉस एन मीन्स हमारे पास क्या है, पी कंपोनेंट है और हर कंपोनेंट में हमने क्या किया है, एन ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट किए हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से भी अगर हम समझना चाहें, सपोज हमारे पास क्रॉप यील्ड है. ठीक है, सो क्रॉप यील्ड इज आवर फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट रैंडम वेरिएबल. इसके साथ हमने क्या किया, सीड क्वालिटी कंसिडर कर ली. ठीक है, तो सीड क्वालिटी विल बी आवर सेकंड वेरिएबल. सिमिलरली हम और वेरिएबल्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने रेनफॉल कंसिडर कर लिया. रेनफॉल इज थर्ड वेरिएबल एंड fertilizers, this is our fourth variable, and suppose soil fertility, this is our fifth variable. So we have 5 variables. Okay, तो इस केस में हमें क्या करना है, सैंपल के बेसिस पे कुछ एनालिसिस करनी है, जैसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है ना. मल्टीवेरिएट में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंडक्ट करना है, एनालिसिस करनी है, एस्टिमेटर्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा, फिर हमें ऑब्जर्वेशंस करने होंगे. तो हमने क्या किया, क्रॉप यील्ड्स में भी सपोज 100 ऑब्जर्वेशंस ले लिए, तो सीड क्वालिटी में भी 100 ऑब्जर्वेशंस लिए, रेनफॉल में भी 100 ऑब्जर्वेशंस लिए. सिमिलरली हर ऑब्जर्वेशन में 100 ऑब्जर्वेशन ले लिए. ठीक है, तो अब जो डेटा मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे, दिस एक्स इज नोन एज डेटा मैट्रिक्स. ओके, तो ये डेटा मैट्रिक्स क्या होगी भाई, क्रॉप यील्ड हमने लिया यहाँ पे, तो इस क्रॉप यील्ड पे एन ऑब्जर्वेशंस. सिमिलरली सेकंड वेरिएबल लिया x2, दिस x2 पे एन ऑब्जर्वेशन. सिमिलरली x3, इस x3 पे एन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो ये एक एरे आएगा, एक अरेंजमेंट आएगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अभी तक हम पढ़ रहे थे अरेंजमेंट ऑफ रैंडम वेक्टर्स. ठीक है, अभी ये जो डेटा मैट्रिक्स है, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, सैंपल ऑब्जर्वेशंस. इतना क्लियर है. तो ये नोटेशन हम यहाँ पे देते हैं, दिस इज x11 x21 अप टू xp1. ओके, तो हमने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में हर वेरिएबल में एक ऑब्जर्वेशन ले लिया. सिमिलरली x21 x22 up to xp2. सिमिलर वे में x1n x2n up to xpn. तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है x1. x1 पे हमने n ऑब्जर्वेशंस लिए. सिमिलरली x2 पे n ऑब्जर्वेशंस ले लिए और xp पे n ऑब्जर्वेशंस ले लिए. दिस इज आवर p क्रॉस n मैट्रिक्स नोन एज डेटा मैट्रिक्स. ओके, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, x अल्फा i p क्रॉस n where I varies from 1 to up to p and alpha varies from 1 to up to n. Okay, तो ये कैपिटल X, this capital X is known as data matrix.
ठीक है, क्लियर है? क्यों? तो अब जब इसे हम सैंपल वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे, तो सैंपल वेक्टर के टर्म्स में ये x1 x2 अप टू xn वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब x1 ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सेट है, इसमें p कंपोनेंट होंगे। सेकंड सेकंड ऑब्जर्वेशन सेट है, इसमें भी p कंपोनेंट होंगे। ये nth ऑब्जर्वेशन सेट है, इसमें भी p कंपोनेंट होंगे। क्लियर? ये समझ में आया सबके? डेटा मैट्रिक्स क्या है, कैसे हम इसे नोट कर रहे हैं, सबके समझ में आया? तो अब मीन वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, दिस इज द फर्स्ट रो रिप्रेजेंट हियर द ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट वेरिएबल। Similarly, the second row represent the observation in second variable, and last row represent the observations in pth variable. Okay, so if we have to calculate the mean of x1, we simply add x11, x21 up to x1n and divide this sum by number of observations, that is divided by n. So we get the x1 bar. Okay, so we can write x bar equal to x1 bar vector into x2 bar vector up to xp bar vector. This is our mean vector. Okay, तो ये तो डेटा मैट्रिक्स का नोटेशन है। ठीक, तो अब इसमें ये रिजल्ट हमारे ऑलरेडी फॉलो करेंगे भाई। जो यूनिवेरिएट वेरिएबल्स होंगे, यूनिवेरिएट वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीन नॉर्मल होगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं एक्स आई वेक्टर फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू आई एंड वेरिएंस सपोज सिग्मा आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज एक्स बार आई, एक्स बार आई इज टर्म्ड एज natural estimate of the population mean of ith component of x vector, that is expected value of x bar I will be equal to mu I. ठीक है, यूनिवेरिएट का ही रिजल्ट है, इसे यहाँ पर हम नेचुरल एस्टिमेट कहेंगे। ठीक है, और सेकेंड रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये शायद हमने पहले डिस्कस किया होगा। द सैंपल मीन x bar I and sample variance SII. Okay, sample variance will be denoted by SII. SII are independently distributed. Okay, x बार और s स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये रिजल्ट हमने देखा था, x बार फॉलोज नॉर्मल with mean mu and variance sigma square, where n into s square upon sigma square follows normal chi square with n minus 1 degrees of freedom, and x bar and s square both are independent. Okay, तो कोवेरियंस निकालेंगे, कोवेरियंस बिटवीन x बार एंड x माइनस एक्स बार, ये हमारा जीरो आता है। ठीक है, ये आप देखेंगे कोवेरियंस बिटवीन x बार कॉमा x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। एक्स बार यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है,
फिक्स्ड होगा, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएंस ये 0 आता है। ये रिजल्ट भी हमने देखा था। तो इसी में एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर हम कर लें तो ये भी एक स्टैटिस्टिक है, ये भी वेरी करेगा, एक्स बार फिर भी फिक्स्ड रहा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे समेसन ले लें, 1/n कर लें, तो ये कोवेरिएंस हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। कोवेरिएंस 0 है एक्स बार और एस स्क्वायर के बीच में, तो ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स बार आई की बात हम कर रहे हैं, ये तो नेचुरल एस्टिमेट है, ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स का है। तो इसी टर्म्स में यहाँ पे एक रिजल्ट फॉलो होगा, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वेक्टर follows p variate normal with mean mu vector and dispersion matrix sigma divided by n। ठीक है, ये हमने देखा था, एक्स बार फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। तो इसी को हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीवेरिएट में जनरलाइज कर दिया। एक्स बार वेक्टर फॉलोज पी वेरिएट नॉर्मल विथ मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा डिवाइडेड बाय एन। क्लियर। ये फर्स्ट रिजल्ट है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, एंड सेकेंड रिजल्ट इज फॉर एस मैट्रिक्स। So S star, that means corrected sum of products. S star follows Wishart distribution with P component having parameters sigma and n minus 1। ठीक है, तो ये विसार्ट मैट्रिक्स क्या होती है और इसका पीडीएफ क्या होगा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया भाई, एक्स बार सैंपल मीन वेक्टर एंड सैंपल डिस्पर्जन मैट्रिक्स, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी में एमएलई पूछ लिया जाता है कभी कि इनका एमएलई क्या होगा। तो ये एमएलई हम देख लेते हैं, एमएलई ऑफ एक्स बार वेक्टर एंड एस मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी, एमएलई ऑफ म्यू वेक्टर एंड सिग्मा मैट्रिक्स। तो इसमें हमें देखा भाई, एक्स वेक्टर फॉलोज नॉर्मल with p component having mean vector mu and dispersion matrix sigma, and let xi vector follows normal with mean mu and dispersion matrix sigma for every I 1 to up to n। तो ये एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक सैंपल ले लिया, देन MLE maximum likelihood estimator of mu vector is mu cap is equal to x bar vector and MLE of sigma matrix is sigma cap, which is given by n minus 1 upon n into sigma। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये MLE क्या होगा यहाँ पर, म्यू कैप, दैट मीन्स म्यू कैप maximum likelihood estimator of mu vector is the sample mean vector, and MLE of dispersion matrix is n minus 1 upon n into dispersion matrix sigma। ठीक है, तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस्ड अपॉन सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि एमएलई क्या होगा। ठीक है, ये एमएलई यहाँ पर ये अनबायस्ड होगा, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा कैप इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा, एंड दिस सिग्मा कैप इज एमएलई फॉर सिग्मा। ओके, और इसी में ये रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है, एस एस्ट्रिक फॉलोज विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स सिग्मा एंड n माइनस 1। ठीक है, अब ये विसार्ट मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या पीडीएफ होता है,
तो ये हम देखेंगे। और मैंने बताया विसार्ट मैट्रिक्स इज द जनरलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर chi square. Okay, chi square, we can say that chi square distribution is a particular case of Wishart distribution in univariate case. ठीक है, तो आज की क्लास में जो डिस्कशन किया है इसको एक बार आप देख लेना, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लेना। ठीक है, अब हालांकि इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, एमएलई पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो उनके आने का चांस तो नहीं है एग्जाम में। ठीक है, फिर भी अगर आते हैं तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, डेटा मैट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको, डेटा मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, तो उस डेटा मैट्रिक्स की फॉर्म आप देख लोगे कि उसमें कितने वेक्टर्स हैं और हर वेक्टर में कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और वेरिएंस और कोवेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएंस कोवेरिएंस कैलकुलेट हो गया, तो वेरिएंस कोवेरिएंस को मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे, देन सिग्मा मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो अभी कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन